हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, भारत ने बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। ट्रंप के गाजा पीस प्लान का कर दिया खुला समर्थन, जिसके बाद दोस्तों इजराइल ने बता दिया प्रधानमंत्री मोदी जी के इस फैसले को ऐतिहासिक कदम। जी हां दोस्तों, कह दिया पहली बार भारत के इस समर्थन से गाजा की बदलेगी तस्वीर। जी हां दोस्तों, क्या एक अकेले भारत के इस समर्थन से इतने खुश हो गए विश्व के बड़े नेता? दोस्तों इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ तक कि ट्रंप ने भी पीएम मोदी के समर्थन के बाद कह दिया कि अब लगता है मुझे मिल जाएगा नोबेल पुरस्कार। तो वहीं दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप का इस गाजा प्लान का शहबाज शरीफ ने भी किया समर्थन, जिसके बाद शहबाज शरीफ को लानते भेज रहे हैं मुस्लिम देश के लोग, खासकर पाकिस्तानी। कह रहे हैं शर्म करो, मुसलमानों की हत्या पर सौदेबाजी कर ली तुमने, शर्म करो शहबाज शरीफ। वहीं पीओके में पाकिस्तान पुलिस का सरेंडर प्रदर्शनकारियों के सामने टेक दिए घुटने। पीओके के प्रदर्शनकारियों ने दोस्तों भारी मात्रा में पुलिस कर्मियों और फोर्सेस के सभी हथियारों को छीन लिया गया है दोस्तों, उनको बांध करके घेर लिया गया है। बताएंगे शहबाज शरीफ की पैरों तले खिसका दी इन्होंने जमीन, और कैसे पीओके का रास्ता ब्लॉक कर दिया पाकिस्तान से। अब कोई पीओके में नहीं घुस पाएगा, यानी पाकिस्तान से पीओके को अलग कर दिया गया है दोस्तों। साथ ही साथ बताएंगे बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दोस्तों इलेक्शन कमीशन ने लिया बहुत बड़ा फैसला, जो कि जानना है आपको बहुत जरूरी लगी दोस्तों। उससे भी बड़ी खबर आपको जानना बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज दोस्तों 1 अक्टूबर से 7 बड़े नियम बदल गए हैं। अगर आपने एक को भी इग्नोर किया तो जेब पर पड़ेगा भारी। तो ये सारी खबरें विस्तार से जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने भारत का खुला समर्थन करने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पीस प्लान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया खुला समर्थन। कह दिया शांति के लिए हम हमेशा साथ खड़े हैं। दोस्तों आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल हमास युद्ध को समाप्त करने के लिए 20 सूत्रीय गाजा पीस प्लान पेश किया। योजना के मुताबिक यदि दोनों पक्ष इसको स्वीकार करते हैं तो युद्ध तुरंत समाप्त हो जाएगा, और इजराइल द्वारा योजना स्वीकार किए जाने के 72 घंटों के भीतर सभी शेष बंधकों को रिहा किया जाएगा। इस प्लान के तहत गाजा में एक अस्थायी शासी बोर्ड की स्थापना होगी, जिसके अध्यक्ष होंगे ट्रंप। इस बोर्ड में पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर भी शामिल होंगे। ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि अगर हमास योजना को स्वीकार नहीं करता है तो इजराइल को अमेरिका का पूर्ण समर्थन प्राप्त होगा। तो वहीं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस योजना का जमकर स्वागत किया और कहा कि शांति के हर कदम में हम साथ हैं, और सभी संबंधित पक्ष राष्ट्रपति ट्रंप की पहल के लिए एकजुट होकर संघर्ष को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही 8 अरब और मुस्लिम बहुल देशों के साथ जॉर्डन, कतर, यूएई, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरबिया और मिस्र के विदेश मंत्रियों ने भी इस योजना का समर्थन कर दिया। यूरोपीय देशों और संगठनों ने भी ट्रंप की शांति पहल का समर्थन किया, जिसमें फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, जर्मनी और यूरोपीय परिषद शामिल है। गाजा में जारी युद्ध में अब तक 66,000 से अधिक फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजराइल पर हमास के हमले के बाद 3 साल से जारी संघर्ष में हताहतों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब ऐसे में इजराइल के राजदूत जो कि भारत में मौजूद हैं, जिनका नाम है रियू वेन अजार, उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत इजराइल के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा गाजा संकट के समाधान के लिए प्रस्तावित शांति योजना का समर्थन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जमकर सराहना की। अजार ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि कल एक ऐतिहासिक दिन था। हमने देखा कि न केवल अमेरिका और इजराइल बल्कि अरब दुनिया, मुस्लिम देशों और बड़े अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ साथ सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री ने भी इस शांति योजना का समर्थन किया, जो कि गाजा के निर्माण में अहम भूमिका निभाएगा। भारत इजरायली राजदूत ने आगे बताया कि उनका देश अगले 10 वर्षों में 200 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक के टेंडर जारी करने की योजना बना रहा है। इसमें भारतीय कंपनियों की भागीदारी की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि भारत के पास क्षमताएं हैं। हाल ही में इजराइल से एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भारत आया था, जिसने भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को इजराइल में निर्माण कार्य में भागीदारी का न्योता दिया। दोस्तों गाजा के पुनर्निर्माण में भी भारत अहम भूमिका निभा सकता है, ऐसा उनका कहना है।
है कि ये पूरे तरीके से भारत पर निर्भर करेगा। अजार ने कहा कि भारत फलस्तीन में निर्माण कर सकता है, भारत दुनिया का नया निर्माता है। उन्होंने कहा कि यदि ये शांति योजना लागू होती है तो भारत को सीधे तौर पर अमेरिका, टोनी ब्लेयर और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ जुड़ने का अवसर मिलेगा। यानी कि दोस्तों इजराइल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिल से शुक्रिया करता हुआ नजर आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसका समर्थन कर दिया। वहीं दोस्तों अब डोनाल्ड ट्रंप का यह मानना है कि इस शांति समझौते के बाद उनको नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि अब भी अगर अमेरिका को नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला, यानी ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला, तो इससे बड़ा अपमान हमारा कुछ नहीं हो सकता। जी हाँ, अगर हम अपनी बात बताएं दोस्तों तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का नोबेल पुरस्कार वाला सपना पूरा होने के आसार कम ही हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप रोजाना इसका जिक्र करना नहीं भूलते। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपोर्ट करने के बाद फिर ऐसा एक बयान जारी किया जिसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अगर उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार अब भी नहीं दिया जाता है, हालांकि मुझे उम्मीद है कि अब मुझे नोबेल शांति पुरस्कार मिलेगा, लेकिन अब भी अगर नहीं दिया जाता है तो यह अमेरिका का अपमान होगा। और एक बार फिर दोस्तों इस शांति समझौते के समय में उसने भारत पाकिस्तान सहित कई युद्धों को रुकवाने का भी दावा फिर से दोहराया। तो वहीं दोस्तों ट्रंप के इस गाजा प्लान को पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने भी खुला समर्थन दे दिया, जिसके बाद बद्दुआएं साथ ही साथ लानते भेजने लगे पाकिस्तानी। कहने लगे शर्म करो शहबाज, मुसलमानों की हत्या पर तुमने सौदेबाजी कर ली। खुद पाकिस्तानी दोस्तों खड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं शहबाज के साथ। बता दें दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक ट्वीट करके ट्रंप के गाजा प्लान का समर्थन किया। पाकिस्तान ने इजराइल को अब तक एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं दी और गाजा में इजरायली हमलों को नरसंहार बताता आया है। शहबाज शरीफ या पाकिस्तान के मंत्री अब तक इजराइल के लिए ज़ायोनिस्ट रिजीम शब्द का इस्तेमाल करते आए थे। शहबाज शरीफ का कहना था कि वो कभी भी ज़ायोनिस्ट रिजीम यानी इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता नहीं देंगे, लेकिन अब वो 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, जिसका मतलब क्लियर है कि पाकिस्तान इजराइल को मान्यता देने के लिए तैयार है। शहबाज शरीफ के इस बदले हुए सुर की पाकिस्तान में बहुत ज्यादा आलोचना हो रही है। दोस्तों ट्रंप के गाजा प्लान की भर भर कर तारीफ करते हुए शहबाज शरीफ ने एक्स पर लिखा कि मैं राष्ट्रपति ट्रंप की 20 सूत्रीय योजना का स्वागत करता हूं। दोस्तों ये ट्वीट आप सामने देख पा रहे हैं। आगे लिखा जिसका मकसद गाजा युद्ध को समाप्त करना है। मुझे ये भी विश्वास है कि फलस्तीनी जनता और इजराइल के बीच अस्थायी शांति ही इस क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक विकास लाने के लिए जरूरी है। शहबाज शरीफ ने लिखा मुझे पूरा का पूरा यकीन है कि राष्ट्रपति ट्रंप इस अत्यंत महत्वपूर्ण और तात्कालिक समझौते को वास्तविकता में बदलने के लिए हर संभव मदद के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। मैं राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व और इस युद्ध को समाप्त करने में विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की अहम भूमिका की सराहना करता हूं। मैं मानता हूं कि क्षेत्र में अस्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन को लागू करना बहुत जरूरी है। दोस्तों ऐसे में शहबाज के इस प्लान के समर्थन को लेकर पाकिस्तानी बौखला गए दोस्तों, और सोशल मीडिया पर आलोचनाएं की बाढ़ आ गई, जिनमें से नईम उर रहमानी नाम के एक वेरीफाइड पाकिस्तानी यूजर ने शहबाज शरीफ की आलोचना करते हुए कहा कि हम प्रधानमंत्री के बयान को सख्ती से खारिज करते हैं। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर साफ कहता है कि अगर किसी देश की जमीन पर कब्जा किया गया है तो उसे सशस्त्र संघर्ष का अधिकार है और कोई भी ताकत इस अधिकार को जबरदस्ती छीन नहीं सकती। 66,000 शहीद फलस्तीनियों की लाशों पर खड़े होकर किसी तथा कथित शांति प्रस्ताव की तारीफ करना दरअसल गुनहगारों का साथ देना है। पाकिस्तानी कौम की इच्छा और सहमति के बिना कोई इंसान किस हक से डोनाल्ड ट्रंप की बोलती को समर्थन दे सकता है, ट्रंप की बोली बोलने की जुर्रत कर सकता है। तो वहीं दोस्तों अन्य पाकिस्तानियों ने कहा कि डियर प्राइम मिनिस्टर 2 स्टेट सॉल्यूशन से आपका क्या मतलब है? क्या आप खुद इसे समझते भी हैं? गाजा पट्टी को इजराइल ने तबाह कर दिया है, वेस्ट बैंक पर लगातार हमले हो रहे हैं, ऐसे में फलस्तीनी राज्य कहां बनाया जाएगा? नेतन्याहू ना तो 2 स्टेट सॉल्यूशन चाहते हैं और ना ही 1 स्टेट सॉल्यूशन, वो तो नो स्टेट सॉल्यूशन चाहते हैं, यानी फलस्तीनियों के लिए कोई जगह ही ना बचे, सब कुछ सिर्फ इजराइल के लिए हो। कोई कह रहा है कि आपको क्या हो गया शहबाज शरीफ, आपने ऐसा समर्थन कैसे कर दिया जिस इजराइल को हमने कभी देश माना ही नहीं, अब आपने उसका समर्थन कर दिया। यानी कुल मिलाकर दोस्तों शहबाज शरीफ को इस समर्थन करने के लिए लानते भेज रहे हैं पाकिस्तानी। इस पर आपकी जो भी राय हो बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। हालांकि इससे एक चीज तो है दोस्तों कि जितने खुशी खुशी के साथ, जितने शौक के साथ अमेरिका के साथ संबंध अच्छे करने की कोशिश में है पाकिस्तान, शहबाज शरीफ उतने ही बुरे तरीके से चाइना नाराज होने वाला है पाकिस्तान से। आप देखिएगा आने वाले समय में चीन फिर पाकिस्तान को हल्के में लेने लगेगा। तो वही दोस्तों आपको बता दें
इधर नेतन्याहू की धमकी से डरी जॉर्जिया मेलोनी, इटली ने गाजा फ्लोटिला की सुरक्षा से खींच लिया हाथ। दोस्तों बता दें कि इटली और स्पेन ने पिछले हफ्ते फ्लोटिला की मदद के लिए नौसेना के जहाज तैनात किए थे, जब ग्रीस के पास इंटरनेशनल वाटर में स्टन ग्रेनेड और उत्तेजक पदार्थों से लैस ड्रोनों ने इस पर हमला किया था। लेकिन इन नौसैनिक जहाजों का सैन्य तौर से इजराइल से भिड़ने का कोई इरादा नहीं था। दोस्तों गाजा जा रहे फ्लोटिला को रोकने की धमकी इजराइल पहले ही दे चुका है, जिससे बचाव के लिए इटली और स्पेन ने निगरानी करने और बचाव सहायता प्रदान करने के लिए नौसेना के जहाज भेजे हैं, क्योंकि डर है कि इजरायली इस बेड़े पर हमला कर सकता है। लेकिन अब इटली की वॉरशिप ने हाथ खड़े कर दिए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इटली पीएम मेलोनी नेतन्याहू से डर गई हो। इटली की रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि इटली की नौसेना गाजा में सहायता पहुंचाने की कोशिश कर रहे अंतरराष्ट्रीय बेड़े का पीछा करना बंद कर देगी। दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर बोले तो पीओके में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन कर रही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाए गए पाकिस्तानी पुलिस कर्मियों को पीओके के नागरिक प्रदर्शनकारियों ने पकड़ लिया। दोस्तों इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने दर्जनों पुलिस कर्मियों के हथियारों को छीन लिया और फिर उन्हें घेर कर बंदी बना लिया। वहीं पीओके में संचार सेवाएं ठप रहने के बीच सोमवार को शटर डाउन और चक्का जाम हड़ताल के दौरान कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और पुलिस कर्मियों सहित 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये जानकारी मंगलवार को मीडिया में खबर में दी गई। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी यानी JKJAC द्वारा अपनी अधूरी मांगों को लेकर आहूत हड़ताल में प्रतिद्वंदी समूहों ने एक समय पर अलग अलग विरोध प्रदर्शन किया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। जिनको नहीं पता कि आखिर ये प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं, पीओके में इतना भारी प्रदर्शन क्यों हो रहा है, उनको बता दें ये विरोध प्रदर्शन 2 साल पहले क्षेत्र में आटे और बिजली की नियमित और रियायती आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शुरू हुआ था। लेकिन अब इसमें अतिरिक्त मांगे भी जुड़ गई हैं, जैसे कश्मीरी अभिजात वर्ग के विशेषाधिकारों में कटौती, आरक्षित विधानसभा सीटों का उन्मूलन और मुफ्त शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं। दोस्तों JKJAC का आरोप है कि इस बार का विरोध प्रदर्शन इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि सरकार 2 साल पहले हुए समझौते को पूरे तरीके से लागू करने में विफल रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, प्रदर्शनकारियों ने उस रास्ते को भी ब्लॉक कर दिया जो पाकिस्तान को पीओके से जोड़ता था। यानी कि आज स्थिति ऐसी हो चुकी है कि पीओके पाकिस्तान से रास्ते के मामले में, पहुंच के मामले में अलग हो चुका है दोस्तों। और उन्होंने कहा है कि हम एक भी पाकिस्तानियों को पीओके में नहीं आने देंगे, ना ही एक भी मंत्रियों को पीओके में आने देंगे। ऐसे में हमने दोस्तों कल भी कहा था, अभी भी कहते हैं, लोहा गर्म है, क्या भारत को हथौड़ा मार देना चाहिए? आपकी जो भी राय है दोस्तों इस पर बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली और बड़ी और चौंकाने वाली खबर की बात कर लेते हैं, जहां लंदन के टेविस्टॉक स्क्वायर में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर आपत्तिजनक नारे लिखे जाने की घटना सामने आई है। इतना ही नहीं दोस्तों, गांधी की मूर्ति पर हमला करके तोड़ फोड़ तक कर दिया गया। उपद्रवियों ने सोमवार को प्रतिमा पर पेंट से गांधी, मोदी और हिंदुस्तानियों को आतंकी लिख दिया। भारतीय उच्चायोग ने इस घटना पर नाराजगी जताई है। उच्चायोग ने कहा है कि यह सिर्फ प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ नहीं बल्कि महात्मा गांधी के अहिंसा और शांतिपूर्ण विचारों पर भी हमला है। उच्चायोग ने बताया कि स्थानीय अधिकारियों को इस घटना की सूचना दी गई। इसके बाद ब्रिटिश अधिकारी मौके पर पहुंचे। स्थानीय पुलिस घटना की जांच कर रही है। उच्चायोग ने बयान में कहा, ये शर्मनाक घटना अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस से 3 दिन पहले हुई है और इसे गंभीरता से लिया जा रहा है। हम स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर प्रतिमा की मरम्मत और सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें, महात्मा गांधी की इस प्रतिमा का निर्माण जो है वो 1968 में हुआ था। इसे प्रसिद्ध पॉलिश भारतीय प्रतिमाकार फ्रेडा ब्रिलियंट ने बनाया था। कांसे से बनी इस प्रतिमा को यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन यानी UCL के पास के उद्यान टेविस्टॉक स्क्वायर में लगाया गया है। गांधी 1888 से 1891 के दौरान UCL में कानून के छात्र थे। ये प्रतिमा उनके लंदन में बिताए समय और उनकी वैश्विक विरासत को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाई गई है, जिसको भी हिंसा कर्मियों ने तोड़ दिया। दोस्तों आपको बता दें, ऐसा पहली बार ही नहीं हो रहा है। दुनिया भर में उनकी प्रतिमाओं पर तोड़ फोड़ की कई घटनाएं हुई हैं। इस पर आपकी क्या है निजी राय दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां गरीबी, भुखमरी और आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से नए कर्ज के लिए गुहार लगाई है। लेकिन जवाब में IMF ने दे दिया तगड़ा झटका। दोस्तों IMF का मिशन पाकिस्तान में 2 हफ्ते तक रहने वाला है और देखेगा कि क्या पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार कर पा रहा है या नहीं। अगर मिशन को सुधार नजर नहीं आता है तो वो पाकिस्तान को नया कर्ज नहीं देगा। सुधार नजर आएगा तो कर्ज प्रोवाइड कराएगा। पाकिस्तानी अखबार द डॉन ने मंगलवार को बताया कि IMF के मिशन ने
पाकिस्तान के आर्थिक दल के साथ औपचारिक बैठक की। इसमें 7 अरब डॉलर के ऋण और 1.1 अरब डॉलर की सुविधा के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। दोस्तों IMF ने क्लियर बोला कि पहले जो तुम्हें लक्ष्य पूरा करने को दिया गया उसको कंप्लीट करो, उसके बाद हम विचार करेंगे कि तुमको कर्ज दिया जाना चाहिए कि नहीं। साथ ही साथ बता दें, पाकिस्तान को धूल चटाने वाली मिसाइल पर रूसी राजनयिक ने बड़ा ऐलान कर दिया। आसिम मुनीर की बढ़ सकती है टेंशन। दोस्तों भारत में रूसी दूतावास के मिशन डिप्टी चीफ रोमन बाबुश्किन ने भारत रशिया के संबंधों और रक्षा सहयोग पर बात की। उन्होंने खास तौर से ब्रह्मोस की तारीफ करते हुए कहा है कि इन मिसाइलों में अपग्रेड की काफी ज्यादा संभावना है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को भारत रूस ने मिलकर बनाया है। ब्रह्मोस ने भारत की सैन्य ताकत को काफी बढ़ाया है। ब्रह्मोस ने इस साल मई में पाकिस्तान के खिलाफ संघर्ष में अपनी क्षमता को साबित किया था। भारत इस मिसाइल को बेहतर करता है तो ये पाकिस्तान के लिए और ज्यादा बड़ी चुनौती बन सकती है। वियोन से बातचीत में शीर्ष रूसी राजनयिक रोमन बाबुश्किन ने कहा कि रणनीतिक मानकों में ब्रह्मोस अपग्रेडेशन दो देशों के बीच उन्नत और विश्वसनीय रक्षा सहयोग का शानदार उदाहरण है। भविष्य के रक्षा सहयोग के बारे में पूछे जाने पर बाबुश्किन ने कहा कि भारत के साथ हमारी सभी प्रकार के रक्षा सहयोग पर बातचीत चल रही है। हम अपने आधुनिक युद्ध के अनुभव के आधार पर भारत के साथ चीजें साझा कर रहे हैं। जी हाँ, वहीं दोस्तों नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां तनाव के बीच पहली बार अमेरिका ईरान में दिखा सहयोग। 120 ईरानी कतर के रास्ते डिपोर्ट किए गए। दोस्तों अमेरिका ने 120 ईरानियों को जबरन उनके देश वापस भेज दिया। इनमें से ज्यादातर लोग मैक्सिको के रास्ते अमेरिका में अवैध रूप से घुसे थे। कुछ लोगों के वीजा या डॉक्यूमेंट्स भी दिक्कत थी। ये अमेरिकी विमान लुइजियाना से उड़ान भरकर कतर होते हुए ईरान गया। ये डिपोर्टेशन ईरान अमेरिका के बीच महीनों की बातचीत के बाद हुआ। दोस्तों अमेरिका ने इस समझौते की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। जून में ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले के बाद दोनों देशों में पहली बार आपसी सहयोग देखने को मिला है। कुछ लोगों ने खुद वापसी के लिए हामी भरी क्योंकि वे लंबे समय से डिटेंशन सेंटर में थे, लेकिन कई ऐसे भी हैं जिन्हें जबरन भेजा गया। वहीं आपको बता दें, बांग्लादेश प्रमुख के खिलाफ जिनेवा में भारी विरोध प्रदर्शन। यूनुस को बताया हत्यारा। दोस्तों बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के पाप का घड़ा भर चुका है। अब पूरी दुनिया में उनके खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में अवामी लीग के सदस्य ने मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे और उनके नोबेल शांति पुरस्कार को वापस लेने के लिए प्रदर्शन किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के चल रहे 60वें सत्र के दौरान अवामी लीग के सदस्य ब्रोंकन चेयर के पास इकट्ठा हुए हैं। इन लोगों ने हाथों में यूनुस विरोधी बैनर लेकर प्रदर्शन किया, जो सामने आप देख पा रहे हैं। इन बैनरों पर किलर यूनुस, हत्यारा यूनुस लिखा हुआ था, जो बांग्लादेश में शेख हसीना के पतन के बाद हुई हत्याओं, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को दर्शाता है। साथ ही लोगों ने आतंकवादी यूनुस और पद छोड़ो यूनुस जैसे नारे लगाए और बांग्लादेश के संस्थापक बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के समर्थन में भी नारे लगाए। जिनेवा पहला शहर नहीं है दोस्तों जहां अवामी लीग से जुड़े लोगों ने यूनुस के खिलाफ प्रदर्शन किया हो। 27 सितंबर को UNGA में हिस्सा लेने पहुंचे यूनुस के खिलाफ न्यूयॉर्क में भी भारी प्रदर्शन हुआ था। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दौरे पर भी हुए थे यूनुस के खिलाफ प्रदर्शन। दोस्तों भारत एक ऐसा देश है जो शुरुआत से बांग्लादेश में हो रही हिंसाओं के खिलाफ आवाज उठा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फरवरी में हुई अमेरिका यात्रा के दौरान बांग्लादेशी प्रवासियों ने वॉशिंगटन में ब्लेयर हाउस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। इन प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे की मांग की थी। इस पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही बता दें, इतना ही नहीं, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले फिर भी साफ साफ मुकर गए मोहम्मद यूनुस। उल्टा भारत पर ही लगा दिया गंभीर आरोप। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगल दिया। दोस्तों मोहम्मद यूनुस ने भारत पर फर्जी खबरें फैलाने का आरोप लगाया। साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की बात से भी मोहम्मद यूनुस ने साफ इनकार कर गए, मुकर गए। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर मीडिया चैनल GTO के साथ बातचीत में मोहम्मद यूनुस ने ये बातें कही। वहीं दोस्तों बांग्लादेश चुनाव में ब्रिटेन का होने वाला है दखल, यूरोप से भेजे जाएंगे 150 पर्यवेक्षक। जी हाँ, बांग्लादेश में अगले साल फरवरी 2026 में संसदीय चुनाव होने वाला है। इस बीच खबर यह है कि यूरोपीय संघ यानी EU इस चुनाव में अहम भूमिका निभाने जा रहा है। EU जो है वो करीब 150 चुनाव पर्यवेक्षक भेजने की योजना बना रहा है। इसके लिए EU ने बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय और चुनाव आयोग बोले तो EC के साथ त्रिपक्षीय समझौते बोले तो MOUs पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव दिया है। दोस्तों इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग के वरिष्ठ सचिव अख्तर अहमद ने पत्रकारों को इसकी जानकारी दी। ब्रिटेन की उच्चायुक्त सारा कुक ने कहा कि ब्रिटेन चुनाव आयोग को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने में हर संभव मदद करेगा। सारा कुक ने मुख्य चुनाव आयुक्त AMM नसीर उद्दीन से लगभग 1 घंटे लंबी बैठक की। उनके नेतृत्व में 2 सदस्यीय ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से चर्चा की। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां
मुजाहिद आर्मी का फाउंडर मोहम्मद रजा हुआ गिरफ्तार, शरिया कानून लागू करने का था इसका प्लान। दोस्तों यूपी एटीएस ने केरल के मालपुर में मुजाहिद आर्मी के संस्थापक मोहम्मद रजा को गिरफ्तार किया है। उस पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकने और शरिया कानून लागू करने की कोशिश का आरोप है। रजा एक पाकिस्तानी संगठन के संपर्क में था और अपने साथियों अकरम, मोहम्मद तौहीद, कासिम और सफील के साथ गैर मुस्लिम धार्मिक नेताओं की लक्षित हत्याओं की साजिश रच रहा था। आरोपी को जेल भेज दिया गया है और जांच जारी है। बताया गया है कि मोहम्मद रजा मूल रूप से फतेहपुर का रहने वाला है। वो केरल में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहा था। उस पर आरोप है कि हिंदू धर्म गुरुओं की हत्या के लिए अपने खातों में फंडिंग करा रहा था। एटीएस की टीम उसे ट्रांजिट रिमांड पर राजधानी लेकर आएगी। वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश के मदरसों में 500 हिंदू बच्चों को पढ़ाया जा रहा था कुरान। एनएचआरसी को धर्मांतरण के षड्यंत्र की थी शिकायत। बता दें मध्य प्रदेश के मदरसों में हिंदू बच्चों के दाखिले की खबर सामने आई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी को इस मामले में शिकायत की गई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि मध्य प्रदेश के मुरैना और शिवपुरी जिले में स्थित मदरसों में लगभग 500 हिंदू ऐसे बच्चे हैं जिनको कथित तौर पर कुरान और अन्य इस्लामी शिक्षाएं पढ़ाई जा रही हैं। शिकायतकर्ता ने इन मदरसों में धर्मांतरण करने की साजिश रचने का भी आरोप लगाया है। ये सभी मदरसे सरकार द्वारा वित्त पोषित बताए जा रहे हैं। ऐसे में एनएचआरसी ने शिकायत को जांच के लिए मध्य प्रदेश सरकार को भेज दिया है। इसके अलावा एनएचआरसी ने मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर आरोपों की जांच करने और 15 दिनों के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। दोस्तों इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। सामने लाइक का बटन अभी तक लाइक नहीं किया है तो नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं। जहां बिहार में अब 7 करोड़ 42 लाख मतदाता हैं। एसआईआर में 47 लाख नाम कटे। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। राज्य में फाइनल मतदाता सूची जारी होने के बाद अब ये साफ हो गया है कि बिहार में कुल 7 करोड़ 42 लाख मतदाता हैं। पिछले साल की सूची यानी 1 जून 2025 तक ये आंकड़ा 7 करोड़ 89 लाख था। इसका मतलब है कि कुल 47 लाख मतदाता सूची से बाहर हो गए हैं, जबकि 1 अगस्त 2025 को जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में कुल 7 करोड़ 24 लाख मतदाता थे। वहीं दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव के साथ साथ इन 7 राज्यों में भी होंगे उपचुनाव। चुनाव आयोग जल्द करने वाला है इसका ऐलान। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह में होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर, पंजाब और झारखंड सहित 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का भी ऐलान कर सकता है। चुनाव आयोग ने इसको लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव आयोग ने 320 IAS और 60 IPS समेत 470 सेंट्रल ऑब्जर्वर यानी केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त करने के आदेश दिए हैं। ये सभी ऑब्जर्वर सामान्य पुलिस और खर्चों पर निगरानी रखने समेत आयोग को जरूरी सूचना भी देंगे। वहीं अंतिम खबर की बात कर लेते हैं। जहां 1 अक्टूबर से बदल गए ये 7 नियम। बता दें हर महीने की तरह अक्टूबर महीने की पहली तारीख को कई नियमों में बदलाव देखने को मिला। चाहे वो एलपीजी की कीमतों में बदलाव हो या सोने चांदी और पेट्रोल डीजल के दामों में बदलाव हो। दशहरा दिवाली से पहले होने वाले इन बदलावों के बारे में आपका जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों कुछ नियम तो सीधे आपकी सेविंग से जुड़े हैं तो एक आपकी पेंशन योजना से। इनके अलावा रेल टिकट, ऑनलाइन गेमिंग, पेंशन योजना और यूपीआई के नियमों में बदलाव 1 अक्टूबर 2025 से संभव है। अगर बात करें एलपीजी सिलेंडर, गोल्ड और पेट्रोल डीजल के दामों की तो गैस और तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को दामों का मूल्यांकन करती है। उसी के आधार पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को सिलेंडर, सीएनजी में दामों में बदलाव करती है। पिछले कुछ महीने से घरेलू सिलेंडर के दाम 8 अप्रैल 2025 से स्थिर है। हालांकि दोस्तों आज ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर का दाम 15 रुपए बढ़ा दिया है। वहीं दोस्तों अगर रेल टिकट बुकिंग की बात करें तो अब ऑनलाइन रिजर्वेशन खुलते ही पहले 15 मिनट में सिर्फ वही लोग टिकट बुक कर पाएंगे जिनका आधार वेरिफिकेशन पूरा होगा। पहले यह नियम सिर्फ तत्काल टिकट पर लागू था, अब जनरल रिजर्वेशन पर भी लागू होगा। तो वहीं दोस्तों यूपीआई कलेक्ट रिक्वेस्ट भी बंद कर दिया गया है, यानी अब आप यूपीआई एप्लीकेशन पर किसी से डायरेक्ट पैसे मांग नहीं पाएंगे। एनपीसीआई ने धोखाधड़ी रोकने के लिए ये फीचर बंद कर दिया है। वहीं आज से आप एक बार में यूपीआई से 5 लाख रुपए तक भेज सकते हैं। पहले लिमिट सिर्फ 1 लाख रुपए की थी। इससे बिजनेस और बड़ी खरीदारी करने वालों को फायदा होगा, यानी कि पहले 1 लाख भेज सकते थे दोस्तों यूपीआई के तहत फोन से, अब आप 5 लाख रुपए भेज सकते हैं। दोस्तों बहुत अच्छी खबर है ये। वहीं अब मोबाइल रिचार्ज, बिजली पानी के बिल या सब्सक्रिप्शन के लिए यूपीआई पर ऑटो पे की सर्विस मिलने वाली है। हर बार पैसे कटने पर नोटिफिकेशन भी आएगा। तो वहीं नेशनल पेंशन सिस्टम में अब हर महीने कम से कम 1000 रुपए जमा करने होंगे। पहले यह अमाउंट 500 रुपया था। वहीं अगर पेंशन स्कीम की बात करें तो नया प्राण नंबर खोलने पर अब ई प्राण टिकट के लिए 18 रुपए लगेंगे। एनपीएस लाइट ग्राहकों के लिए भी फीस स्ट्रक्चर आसान किया गया है। वहीं आज से सभी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को सरकार से लाइसेंस लेना जरूरी होगा। रियल मनी गेमिंग में भाग लेने के लिए उम्र कम से कम 18 साल होनी ही चाहिए।
वहीं दोस्तों आज आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति बैठक है। अगर रेपो रेट घटाया जाता है तो होम और कार लोन की ईएमआई सस्ती हो सकती है। वहीं आज से पीपीएफ, एससी, एसएस और एसएसवाई जैसी छोटी बचत योजनाओं पर नई ब्याज दरें लागू हो गई हैं। सरकार ने हर तिमाही की तरह इस बार भी दरों में बदलाव किया है। वहीं दोस्तों इस महीने की अगर छुट्टियों की बात करें तो इस महीने में 21 छुट्टियां हैं। त्योहारी सीजन के कारण इस महीने बैंकों की 21 दिन छुट्टियां रहने वाली हैं। गांधी जयंती, दशहरा और दीपावली समेत कई त्योहारों पर बैंक बंद रहने वाले हैं, इसीलिए पहले से काम आपका निपटाना बेहतर होगा। 21 दिन छुट्टियां रहने का मतलब ये समझ लीजिए आप दोस्तों कि ये पूरा महीना जो है बैंकों में छुट्टियों में ही जाने वाला है। दोस्तों मात्र 9 दिन ही खुलने वाले हैं बैंक। तो वहीं दोस्तों आज से डाक विभाग ने स्पीड पोस्ट की दरें और सर्विसेज बदल दी हैं। अब ओटीपी आधारित डिलीवरी, ऑनलाइन बुकिंग, रियल टाइम ट्रैकिंग और एसएमएस नोटिफिकेशन जैसी सर्विसेज मिलेंगी। छात्रों को 10% और नए थोक ग्राहकों को 5% की छूट भी दी जाएगी। दोस्तों ये सारी बड़ी अहम जानकारी थी और ये बड़े नियम थे जो आज से बदल चुके हैं। दोस्तों आपने अगर यहाँ तक खबरें देखी हैं तो आप लोग कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा कि आपने ये सारे नियम जान लिए। कमेंट में बताइएगा दोस्तों। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।